हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, ये है हमारा न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियोस नंबर 4। और जिसमें आज हम फिर से लेके आ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का न्यूमेरिकल। और यह है हमारा न्यूमेरिकल सीरीज वीडियोस नंबर 4। तो गाइज, इसमें हम फिर से प्रीवियस ईयर नीट मेडिकल्स यानी कि AIPMT और IIT जिपमर वगैरह का क्वेश्चंस फिर से हम डिस्कस करने आए हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। और क्वेश्चंस IIT 1982 और CBSE PMT 1989 में पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, आई थिंक कि आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। जहाँ पर बी क्या है बच्चों, तो बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, तो ए है एरिया। क्लियर। और अगर हम यहाँ से डॉट को हटाएंगे तो बच्चों बन जाएगा ये BA कॉस थीटा। क्योंकि बी डॉट ए इसका मतलब क्या कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। बी डॉट ए यानी कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है। अब ये बी क्या है बच्चों, तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। और पता है जब आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब 12th की जो पहला चैप्टर वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बाद फिर स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड चैप्टर आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आखिर ये चैप्टर को अलग अलग क्यों कैटेगराइज किया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ तक कि जैसे कि बात है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है और उसकी स्टडी हम करते हैं तो वो कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वही जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, मोशन, तो मोशन कैसे करेगा बच्चों, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से वो मोशन कर सकता है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो उसकी स्टडी कहलाती है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो उसकी स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह, है ना। तो चलिए अभी इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें अभी उतना नहीं, अभी सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन का इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर मैग्नेटिक, तो क्या हम इस बी के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि, या क्या इस बी के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स अपॉन I इंटू एल, और ऊपर में हो जाएगा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है बच्चों, तो कॉस थीटा अगर जैसे मान लो कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कहीं ना कहीं इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। तो एफ ए अपॉन आई इंटू एल। तो यहाँ से बच्चों देखें कि ये फोर्स है, एरिया है, एक करंट है, ये लेंथ है। तो आपको इसका डायमेंशन तो पता हो कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो हम पिछले लेक्चर से बताते आ रहे हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है ML T के पावर -2। ऊपर में और क्या है, एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या है करंट, और करंट का डायमेंशन हम एम्पियर ले लेते हैं। और यहाँ पर है बच्चों लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है एल। क्लियर। अब यहाँ से एल से एल एक मर गया तो क्या बच गया बच्चों, तो एम एल के पावर 2, टी के पावर -2 और ए के पावर -1। अब ऑप्शन को मैच कीजिए, तो ऑप्शन कौन सा है, तो एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -2, ए के पावर -1, यानी कि ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था बट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि IIT 1982 और CBSE PMT 1989 में पूछा हुआ था। और इसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे थे। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है और वो भी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है उसकी स्टडी कहलाती है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसकी स्टडी होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों,
कि इंडक्टेंस एल कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, इंडक्टेंस एल कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड। और ये भी जो क्वेश्चन है बच्चों वो IIT 1983 में पूछा हुआ है और CBSE PMT 1989 में पूछा हुआ है क्वेश्चंस। तो ये इंडक्टेंस एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस के हम पिछले शायद 2-3 जो वीडियो जो शूट किए उसमें भी हम इसका बात किए थे सेल्फ इंडक्टेंस की। तो बच्चों आप लोग को पता है कि EMF इक्वल टू होता है बच्चों एल DI/dt। तो एल क्या है, तो यही तो है एल सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ से अगर हम, और EMF का यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, वोल्ट। अब हम यहाँ से एल इक्वल टू लिखें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कि वोल्ट इंटू DT/DI, वोल्ट इंटू DT/DI। और वोल्ट क्या होता है बच्चों, तो पता है कि वोल्ट क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि W/Q। और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। अगर वर्क डन का डायमेंशन नहीं पता तो आप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ से वर्क डन का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अपॉन चार्ज, तो चार्ज की जगह मैंने लिख लिया। अच्छा, क्या हम, जैसे आपको पता है क्योंकि ऑप्शन में ए दे रखा है यानी कि करंट के रूप फॉर्म में दिया रखा है, तो क्या हम इस Q को, कूलम को, Q को करंट में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि I इक्वल टू करंट इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो मैंने इस Q की जगह बच्चों लिख दिया कि I इंटू टी। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा वोल्ट का डायमेंशन आ गया, टाइम dt क्या है, टाइम है, और I क्या है, करंट है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए बच्चों। तो जब वोल्ट के बदले हम क्या लिखेंगे, ml के पावर 2 t के पावर -2 अपॉन में क्या आ जाएगा, I इंटू टाइम है t, और t का डायमेंशन क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल T। ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या है, dt, ऊपर में है dt, तो ऊपर में dt तो एक हो जाएगा कैपिटल T, और नीचे में क्या है बच्चों, तो di, तो नीचे में फिर से एक आ जाएगा I। अब यहाँ से देखिए कि नीचे में t ऊपर में t, तो ये दोनों t तो मर गया, ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया ml के पावर 2 t के पावर -2, और नीचे में क्या है, I है और I है। तो I का डायमेंशन होता है बच्चों एम्पियर यानी कि A, और इसका भी डायमेंशन होता है A, क्योंकि I क्या है, करंट, और करंट का जो यूनिट होती है एम्पियर, उसी का एक लेटर मैं उठा लेता हूँ, यानी कि लिखते हैं, और वो होता है एम्पियर। तो यहाँ पे हो गया बच्चों A²। तो यहाँ से आ जाएगा ml के पावर 2 t के पावर -2 और A के पावर -2। अब आप ऑप्शन को मैच करें, तो ऑप्शन देखें, ml के पावर 2 t के पावर -2 A के पावर -2, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए जो है बच्चों वो करेक्ट है। तो बिल्कुल ये दोनों इजी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए थे, कब, तो IIT 1982 में और IIT 1983 में लगातार ये दोनों क्वेश्चंस, और बहुत इजी क्वेश्चंस। यहाँ तक कि CBSE PMT में भी ये क्वेश्चंस पूछा था। 1989 में भी यही एक क्वेश्चंस पूछा था, और 1989 में फ्लक्स का भी वाला क्वेश्चंस भी आया था। देखिए, क्योंकि ये फ्लक्स वाला क्वेश्चंस भी 1989 में CBSE PMT पूछा था, और 1989 में CBSE PMT ये इंडक्टेंस का भी क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों की डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क, और एक क्वेश्चन IIT 1983 में पूछा हुआ है। वाह, कितना इजी क्वेश्चन है। और एम्स 2002 में पूछा हुआ है, BHU 1995 में पूछा हुआ, और CBSE 1990 में पूछा हुआ है। तो कई एग्जाम्स में पूछे हुए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दिया, और इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। तो आइए चलिए लिखते हैं टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको पढ़ते हैं बच्चों टाउ, और टाउ इक्वल टू होता है R×F, और R× को अगर हटाएंगे तो हो जाएगा RF sin थीटा। यानी कि कहने का मतलब कि R×F का मतलब यानी कि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर क्वांटिटी। तो R होता है बच्चों डिस्टेंस, जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक तरह से ऐसे नट खोलना है, तो इस नट खोलने के लिए आप एक रेंच लगाते हैं, इस रेंज को आप इस तरह से इधर मूव करेंगे, फोर्स लगाएंगे,
तो फोर्स और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं आर, ये होता है फोर्स। दोनों के बीच में एंगल होती है 90 डिग्री। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एंगल होती है 90 डिग्री। जब हम पढ़ेंगे टॉर्क तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्क, तो टॉर्क आर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है बच्चों एल, और फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों एम एल टी के पावर -2। तो यहाँ से जो आपको फाइनली जो डायमेंशन मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है बच्चों, तो वो मिलने वाला है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। अब ऑप्शन चेक कीजिए, तो एल के पावर 2 एम टी के पावर -2। वाओ, ऑप्शन ए, लगातार 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन ए करेक्ट। तो इसका जो है ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो आई थिंक कि फोर्थ नंबर क्वेश्चंस भी इजी होगा। देखिए कभी भी क्वेश्चंस जो है वो टफ नहीं पूछता, हाँ उसमें कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके कॉन्सेप्ट जो है कि किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करना है, ये आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं पूछता एग्जाम में, क्योंकि वो उसे कम समय में उसे आपका बेस्ट नॉलेज और कम समय में आपका हायर थिंकिंग पावर देखना होता है कि आप कम समय में कितनी ज़्यादा अपने माइंड को यूज कर सकते हैं, कितना आपका दिमाग कम समय में चल सकता है। तो मेन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में और टाइमिंग फिक्सिंग का जो मैटर है वो यही है कि आप कम समय में ज़्यादा वर्क कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। ठीक है बच्चों, अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा, इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रखा था, है ना। तो विस्कोसियस फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, और इक्वेशन जो है वो AIEEE 2004 में, एम्स 1993 में, AFMC 1986 में, CBSE PMT 1992 में, बिहार PET 1984 में, और DPMT 2004 में, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो पता होगा कि विस्कोसियस फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो होता है माइनस नीटा ए, और होता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि dV/dx। और ये नीटा क्या है, तो इसी नीटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम यहाँ से नीटा इक्वल टू लिखें, नीटा इक्वल टू, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि F dx/A dV। अब dx क्या है, तो लेंथ है, dv क्या है, वेलोसिटी है, f क्या है, फोर्स है, a क्या है, एरिया है। तो अब यहाँ पर सबका पुट कर दीजिए डायमेंशन। तो अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLt के पावर -2। x का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो x का डायमेंशन हो जाएगा l, क्योंकि x क्या है, लेंथ है, और a क्या है बच्चों, एरिया है, एरिया का डायमेंशन होता है बच्चों l², और क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बच्चों lt के पावर -1। तो यहाँ से देखिए एक एल से एक एल मर गया, और इस एक एल से इसका स्क्वायर मर गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली बच क्या गया, तो बच गया m, ऊपर में बच गया t के पावर -2, और नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में l है, तो l ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों l के पावर -1, और ये t जो है वो नीचे में -1 ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा बच्चों t प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, m l के पावर -1 और t के पावर -2 और t के पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा t के पावर -1। अब ऑप्शन मैच कर लिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ml के पावर 2 गलत, ml के पावर 2 गलत, ml के पावर -1, t के पावर -1, यानी कि ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, लेकिन थोड़ी इसमें कॉन्सेप्ट बेसिस थी, कॉन्सेप्ट लगन था, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला जब विस्कोसियस फोर्स का जब पता होगा तभी आप इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूला हमेशा आपकी जुबान पर होनी चाहिए, और तभी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्मूलाज को हमेशा अपने जुबान पे रखेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान हो। सिर्फ यूनिट डायमेंशन कहीं नहीं, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में आसान होगा अगर फॉर्मूलाज आपके जुबान पर हमेशा होंगे तो। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी
ऑफ फ्री परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर। ये बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और इक्वेशंस एम्स 2004 और DCE 2004 में पूछ रखा है। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक फार्मूला, तो उसकी फार्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसी एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा है कि इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। और क्या आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी एक अलग वैल्यू होती है बच्चों, और वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, खैर तो यहाँ पर बच्चों हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2, तो ऊपर में हो जाएगा Q1 Q2, ये काम करते हैं Q1 × Q2 तो हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा F × R स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो Q स्क्वायर अपॉन F अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ऑप्शन में ए के फॉर्म में दिया हुआ है, ए यानी कि एम्पियर, एम्पियर यानी कि करंट के फॉर्म में। तो क्या हम चार्ज को करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ। तो बच्चों पता है कि हमें कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? करंट इंटू टाइम। तो क्या इस Q स्क्वायर की जगह हम I स्क्वायर इंटू T स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस Q की जगह मैंने लिख लिया बच्चों I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर। अब I स्क्वायर क्या है? करंट है, तो करंट का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? एम्पियर का स्क्वायर। T स्क्वायर क्या है? टाइम का स्क्वायर यानी कि कैपिटल T का स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है बच्चों? फोर्स है। तो फोर्स है तो नीचे फोर्स है तो फोर्स का होता है बच्चों mLT के पावर -2 और R स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कि A स्क्वायर और ये T के पावर ऊपर में 2 है, और नीचे वाला जब 2 ऊपर में जाए तो हो जाएगा T के पावर 4, और हो जाएगा बच्चों M के पावर -1, और L के पावर नीचे में कितना है? L स्क्वायर और L, तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ऊपर में जाता है L के पावर -3। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमें डायमेंशन क्या मिल गया कि A के पावर 2, T के पावर 4, M के पावर -1 और L के पावर -3। अब ऑप्शन मैच करें तो A के पावर 2, T के पावर 2 गलत, A के पावर 2, T के पावर 4, L के पावर -1, L के पावर -3, यानी कि ऑप्शन बी क्या है बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या था? बहुत इजी क्वेश्चंस था, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लगाना था कि एप्सिलॉन नॉट होता है, कि एप्सिलॉन नॉट की फॉर्मूला क्या होती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आज मैं कुछ फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे हमें लगता है कि शायद आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आ गई होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एक बार नहीं कई बार पिछले वीडियो लेक्चर में भी कर चुके, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा रैपिडली भगा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, तो जब कॉन्सेप्ट बताने की बात आ जाए तो कहीं ना कहीं मैं स्लो कर देता हूँ। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट that of permeability of vacuum। ठीक है, इफ m इज मास, l इज लेंथ, t इज टाइम एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट देन। और एक क्वेश्चन बच्चों IIT 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों IIT 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है बच्चों कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 2, I। और इसके बाद ऑप्शन बी में है कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और I स्क्वायर। और फिर नीचे में और ऑप्शन सी है कि म्यू नॉट इक्वल टू m l t के पावर -2, I के पावर -2, और ऑप्शन डी है बच्चों कि म्यू नॉट इक्वल टू m l के पावर 2, t के पावर -2 और I। तो बच्चों आइए इसको सोल्व करते हैं।
तो बच्चों अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाला था, और वो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या था बच्चों, क्योंकि मैं फिर से वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मैंने किस तरह से निकाला था, इनकी परमिटिविटी और फ्री स्पेस का डायमेंशन किस तरह से निकाला था। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी निकाला था बच्चों की m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। तो a के पावर 2 और ऑप्शन हमारा I के फॉर्म में है, I यानी कि करंट के फॉर्म में, तो एम्पियर को हटा के हम I लिख देते हैं, तो हमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा कि m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और I के पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो मिल गया बच्चों। अब हमें परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट का निकलना है। तो बच्चों आप पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन डी। म्यू नॉट, यही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, और इसी म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है इसी की डायमेंशन पूछ रहा है। और 2I1 जैसे अगर दो वायर है, दो कनेक्टिंग वायर है, तो उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उसकी फॉर्मूला होती है। जब आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पढ़ने को मैग्नेटिक फोर्स, तो उस टाइम हम इसको डिस्कस कर लेंगे। खैर, तो यहाँ से अगर म्यू नॉट हम लिखना चाहे बच्चों, तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इंटू डी अपॉन 2I1 I2, और यहाँ से F इंटू डी अपॉन 2I1 I2। ये 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों F का डायमेंशन क्या होता है, तो F का डायमेंशन होता है MLT के पावर -2, MLT के पावर -2। और साथ में क्या है, D क्या है, तो दोनों वायर के बीच का, ऐसे दो वायर है तो दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं, तो L अपॉन नीचे में क्या है बच्चों I1 और I2, तो I1 और I2 तो क्या हो गया बच्चों I²। तो यहाँ से आ जाएगा ML के पावर 2, T के पावर -2 और I के पावर क्या हो जाएगा बच्चों -2। अब इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन से मैच करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि ऑप्शन ए में है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ML के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 2I। तो ऐसा ये वाला ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा। ऑप्शन बी में है बच्चों कि M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और I के पावर 2, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। म्यू नॉट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो म्यू नॉट क्या है, ML T के पावर -2 I के पावर -2, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि इसमें दो ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड सी दोनों क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और IIT 1998 में पूछ चुका है। ये IIT 1998 में क्वेश्चंस पूछ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था, इसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे। तो चलिए अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं कि 7 में है कि विच ऑफ द टू हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन किसका है, और ये बहुत ही थियोरेटिकली क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकली और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन, और ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछ रखा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बच्चों के ऑप्शन ए में है फोर्स एंड स्ट्रेन, ऑप्शन बी है फोर्स एंड स्ट्रेस, ऑप्शन सी है एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन डी है एनर्जी एंड स्ट्रेन। तो आई थिंक आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चंस को देखते ही ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट टिक किए होंगे, क्योंकि बच्चों फोर्स का डायमेंशन होता है MLT के पावर -2। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, तो जब आप स्ट्रेन के बारे में आप पढ़ेंगे कि डेल्टा L अपॉन L, ठीक है बच्चों, जैसे डेल्टा L अपॉन L होता है स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। जब आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस वगैरह पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने को मिलेगा। तो यानी कि स्ट्रेन और फोर्स, यानी कि इसका डायमेंशन तो सेम नहीं हो रहा। फोर्स एंड स्ट्रेस, तो फोर्स क्या होता है, तो फिर से MLT के पावर -2, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस होता है बच्चों परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT के पावर -2, और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों L², L से इसका स्क्वायर मर जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चों ML के पावर -1, T के पावर -2। तो दोनों
कहीं ना कहीं यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल का पावर -1 है, तो कहीं ना कहीं दोनों का डायमेंशन क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन पहले बता चुका हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बच्चों सिर्फ टी के पावर -1, और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन होता है बच्चों सिर्फ टी के पावर -1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एन इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और एंगुलर वेलोसिटी तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि m का पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1, इसको भी लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछ चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है बच्चों फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी। तो आइए चेक करते हैं कि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। तो यानी कि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों mLT के पावर -2, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है बच्चों LQ। तो यहाँ से L से इसका Q मर जाएगा तो नीचे बच जाएगा बच्चों L², तो हो जाएगा m T के पावर -2 और L² हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, तो m L के पावर 2 T के पावर -2, तो यानी कि ए हो गया। और ठीक है बच्चों। अच्छा प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन होता है mLT के पावर -2 अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होता है बच्चों L²। तो L से इसका स्क्वायर मर गया तो बच गया m। तो बच्चों प्रेशर, तो प्रेशर का क्या होता है, तो प्रेशर का बच्चों होता है कि m फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का होता है mLT के पावर -2 और एरिया का होता है बच्चों L²। तो L से इसका स्क्वायर मर गया तो ऊपर में आ गया कि m L के पावर -1 T के पावर -2, ये हमारा मिल गया बच्चों प्रेशर का डायमेंशन। तो कहीं ना कहीं इससे तो डायमेंशन इसका मैच नहीं कर रहा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम से। एनर्जी से चेक कीजिए, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है बच्चों जो वर्क डन का होता है, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो वो होता है mL के पावर 2 T के पावर -2 अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे बच्चों LQ। तो यहाँ से आपको फाइनली जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, तो इस स्क्वायर से इसका यहाँ पे इसमें से 2L मर जाएगा तो बच जाएगा नीचे में 1L, ऊपर में बच जाएगा L इनवर्स, तो T के पावर -2। तो कहीं ना कहीं ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्स का डायमेंशन तो होता है यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन mLT के पावर -2, तो ये भी मैच नहीं करेगा। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था, इजी था बट इंपॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस नंबर 9। क्वेश्चंस नंबर 9 है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ लिक्विड, an object is moving through a liquid, the viscous damping force acting is proportional to वेलोसिटी, द डायमेंशन कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है विस्कोसियस फोर्स, वो किसका प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसियस फोर्स प्रोपोर्शनल किसका है, वेलोसिटी का। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो मान लिया कि कांस्टेंट k है, मान लिया कि कांस्टेंट k है तो k इंटू भी, और इसी कांस्टेंट को बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो f अपॉन v। और f का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, तो mLT के पावर -2 और v का डायमेंशन होता है LT के पावर -1। तो l से l मर गया तो ऊपर में क्या बच जाएगा, तो mT के पावर -2, और ये जब t के पावर -1 ऊपर में जाएगा बच्चों, जब ये t के पावर -1 ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा t के पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा m, और t के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर -2 यहाँ पर 1, तो इसके ऊपर -1, तो यानी कि m l के पावर 0 t के पावर -1। ऑप्शन मैच कीजिए, तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी होगा सही, m l के पावर 0 t के पावर -1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया, और क्वेश्चन से उड़ीसा JEE में पूछ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है कि डायमेंशन ऑफ आर इज, आर क्या है बच्चों, तो रेजिस्टेंस है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और इक्वेशन AFMC 2003 और एम्स 2005 में पूछ चुका है बच्चों। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ में कि V इक्वल टू आई आर,
और इसी आर को निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वी अपॉन आई, और आई क्या है, तो करंट है, आई क्या है, करंट है। अब यहाँ से भी क्या है बच्चों, वोल्ट है, तो वोल्ट को आप वोल्ट का यूनिट क्या लिखते हैं, तो वोल्ट इक्वल टू लिखते हैं बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि W अपॉन क्यू, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, तो वो होता है m L के पावर 2 T के पावर -2 अपॉन चार्ज। क्या हम चार्ज को I इंटू टी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में एक एम्पियर का ऑप्शन मिल रहा है। और ऐसे भी इसमें देखिए कहीं भी इन दो ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है बी जिसमें एम्पियर दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी होगा। खैर फिर भी हम एक बार इसको फाइंड करेंगे, इसके बाद इसका ऑप्शन टिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आई, क्योंकि हमें पता है कि आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो मैंने यहाँ पे इस चार्ज की जगह मैंने लिख दिया बच्चों आई इंटू टी। अब यहाँ से आप इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे भी की जगह क्या लिख देंगे, तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 अपॉन क्या है, अपॉन है आई इंटू टी, और इसके साथ में नीचे में एक और आई है, तो एक और आई। तो यहाँ से आ गया बच्चों कि एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 अपॉन आई इंटू आई, तो हो गया आई स्क्वायर इंटू टी क्या है, टाइम है, तो हो जाएगा बच्चों टी। तो यहाँ से फाइनली हमें मिल जाएगा कि एम एल के पावर 2 टी के पावर -2, और ए टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर -1 और आई के पावर -2। तो हमें फाइनली मिल जाएगा कि एम एल के पावर 2 टी के पावर कितना है, -2 और -1, तो हो जाएगा बच्चों -3, और आई के पावर यानी कि आई का डायमेंशन ए हो, तो ए मैं कर लेता हूँ, करंट का डायमेंशन एम्पियर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए के पावर -2। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आपको जो फाइनली जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2। मैंने पहले ही बोले क्योंकि सिर्फ इसी एक ऑप्शन में एम्पियर दिख रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन में एम्पियर नहीं दिख रहा है। खैर मैंने एक क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा लिया, ऐसे हमेशा मैं 10 क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया है, वो क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप लोग को हमें देना है कमेंट में। बच्चों क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन क्या होता है, निम्नलिखित में से किसी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव डिफरेंट डायमेंशन, ये जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से किसका डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि IIT JEE 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT JEE 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन में है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, EMF वोल्टेज, तीनों क्या है, सेम है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट है, EMF भी वोल्ट है, और वोल्टेज वोल्ट है। फिर है बच्चों प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस तीनों क्या है, प्रेशर क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है। तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, तो ये भी होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आता है कि फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन इक्वल टू, जैसे करने का मतलब कि यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है बच्चों कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एल एल कट जाएगा तो बच जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया फिर से आ गया बच्चों प्रेशर, तो इसका भी डायमेंशन क्या है, सेम है। डिफरेंट पूछ रहा है तो हीट, एनर्जी, वर्क डन, तो हीट क्या होता है, तो हम बता चुके कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही वर्क डन का डायमेंशन होता है, तो ये भी क्या है, सेम है, यानी कि ऑप्शन डी है वो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस थे, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस IIT मेडिकल से उठाए हुए थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो, और क्वेश्चंस नंबर 11 को आपको डिटेल्स में अच्छी तरह से थोड़ा आप सोल्व करके आप हमें कमेंट में बताएंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, किसका किसका, तो डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, वो आप हमें कमेंट में रिप्लाई करके जरूर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा,
और ये वीडियो से आपके अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगी और आप अच्छे से इन फ्यूचर किसी भी न्यूमेरिकल को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, सही से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को लगा के आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा यूनिट डायमेंशन न्यूमेरिकल सीरीज का वीडियोज नंबर 5। तब तक के लिए बाय।